स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा प्रेशर आज जरूर लेकर आया। प्रेशर सेकंड हाफ में एक्सटेंड हुआ, जबकि निफ्टी ने 17,000 का जोन तोड़ा। 17,000 वो जोन था जहां पे करीब करीब 80 से 90 लाख पुट राइटर्स जो थे वो एक्टिव थे। तो अब वो ईज आउट हुए और उसकी झटके की वजह से 16,900 भी टूटता हुआ दिखाई पड़ा एक समय में। हालांकि बाजार की जो बिकवाली थी वो लगातार दूसरे दिन थी और 17,000 के नीचे इंडेक्स ने हाल फिलहाल में एटलीस्ट शायद दूसरी बार है जबकि क्लोजिंग दी है। तो मार्केट्स में फॉल प्रिवेल कर रहा था अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि आप निफ्टी बैंक में प्रेशर देख रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर देख रहे थे। स्मॉल कैप हालांकि उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं टूटा, लेकिन निफ्टी और मिड कैप में जो बिकवाली थी वो जरूर बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था आज रियल स्टेट स्पेस में, आईटी 2.5% के आसपास टूटा, जिसकी वजह से मतलब इनफैक्ट पूरा हैवी वेट्स तो टूटे ही टूटे। मिड कैप में भी एक भारी बिकवाली थी। टीसीएस, इन्फोसिस के साथ साथ अगर आप नाम डालेंगे तो एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, मास्टेक, टाटा एलेक्सी, ये कुछ ऐसे नाम थे। कोफोर्ज, जहां पर आज एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज बिकवाली जो देखने को मिल रही थी वो कुछ हद तक बिकवाली थी ऑटो में और फार्मा स्पेस में भी। दोनों ही करीब करीब 1.5-2% के आसपास इंडेक्स टूटते हुए दिखाई पड़े। रियल स्टेट में, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, कुछ ऐसे नाम थे जहां आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मेटल और एफएमसीजी में भी प्रेशर था। मेटल में इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में वहां पर भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और थोड़ी और गहराते हुए दिखाई पड़ी इनफैक्ट बिकवाली सेकंड हाफ के अंदर। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर जो कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे थे, शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट थे, लेकिन सेकंड हाफ में वहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके अलावा एफएमसीजी शेयरों में भी आज प्रेशर था और एफएमसीजी के इंडेक्स तो इनफैक्ट मैं पूरे साल में ही देख रहा था, पूरे साल में ही नेस्ले, डाबर, आज टाटा कंज्यूमर इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शुमार था। और ये पूरे साल में टाटा, नेस्ले, डाबर जैसे स्टॉक से भी अंडर परफॉर्म किया। तो सिचुएशन थोड़ी सी वीक प्रिवेल कर रही है 2-3 वजहों से। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतनी बिकवाली नहीं है, तेज़ी थी वहाँ तो, लेकिन इंडियन मार्केट में ओमिक्रॉन जो नया वायरस आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एफआईएस की सेलिंग का ट्रेंड जो लगातार मार्केट में बना हुआ है, पिछले पूरे महीने में एफआईएस की सेलिंग रही, इस महीने में भी एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो भी एक वजह है। और ओवरऑल बाजार में एक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, तो वो बिकवाली का दौर अभी भी मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट ज़रूर हो रही है, हाई लेवल पे बिकवाली आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छे स्टॉक अच्छे दाम पर वापस रीपोजिशन हो रहे हैं, राइट साइज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर आप नज़र रखें, वहाँ पर अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। आज के लिए इंडिविजुअली निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में बिकवाली थी। निफ्टी में भी इनफैक्ट यूपीएल इकलौता सा शेयर था जो कि 0.5% ऊपर बढ़ा। बाकी सभी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। कोल इंडिया आपको टॉप लूजर दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, उसमें 9 रुपये का डिविडेंड ही एडजस्ट हुआ है। उसको अगर आप हटा देंगे तो इंडसइंड बैंक टॉप लूजर था आज का, सबसे ज़्यादा बिकवाली वहाँ आते हुए दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सेंसेक्स के 30 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही थी और मोर लेस 950 अंकों के आसपास का फॉल आज सेंसेक्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है राइट टाइम टू बाय एशियन पेंट्स। मधुर साहब, आपके हॉराइजन पे डिपेंड करता है। 3,000 के नीचे आज शायद एशियन पेंट एक बार को मूव कर गया था, मेरे को एग्जैक्ट भाव नहीं याद, लेकिन सुबह जब मैं देख रहा था तो उसी के आसपास ही था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करने के लिए कोई बुराई नहीं है स्टॉक को, थोड़ा समय लेगा, धीरे धीरे आउट ऑफ 100, 20, 10, 5 इस तरह के रेशियोज में बांट लीजिए अपने पोर्टफोलियो को और उस तरह का एक इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। एसआईपी वे में इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देश की नंबर 1 डेकोरेटिव पेंट स्पेस की कंपनी है, 42% मार्केट शेयर है, और ना केवल ये डेकोरेटिव में है बल्कि पूरे होम सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी अब एक्सपैंड कर चुकी है। यानी कि उनका ये टारगेट है कि घर में आप एंटर करेंगे और वहाँ से लेकर जो चीज़ें आप देखेंगे वो सब एशियन पेंट बनाएगा, जिसमें वो पर्दे, किचन, वॉल्स, फ्लोरिंग्स, इन सब में कुछ काम कर रहे हैं। तो आप पढ़िए, अच्छा मॉडल इन्होंने नया इवॉल्व किया है और अभी भी डोमिनेंस है इनका पेंट स्पेस में। तो अगर कोई फॉल मिल भी रहा है तो अच्छा है, फ़ायदा उठाइए उसका, थोड़ा आप ऐड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी में कनफ साहब एक ये डिविडेंड आया है, 9-9.5 रुपये का डिविडेंड था, शायद वो एक्स अभी तो नहीं एक्स हुआ, लेकिन हाँ वो 9 रुपये का डिविडेंड है, उसको प्ले करने के लिए आप ले सकते हैं। वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन डिविडेंड ज़्यादा बढ़िया प्ले है इसके लिए। अगर आप डिविडेंड के लिहाज से कोई सरकारी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो नाल्को, एनएमडीसी 2 पे नज़र रखिएगा। कोल इंडिया भी है, लेकिन उनसे बेटर इन दोनों की यील्ड बनती है जब नीचे आते हैं, तो इन दोनों पे आप नज़र रखिए सिर्फ डिविडेंड के लिहाज से। बाकी मोमेंटम बेस के लिए तो ऑब्वियसली आप तेज़ी मिले तो निकलने की कोशिश करिएगा सरकारी कंपनियों में हमेशा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। और IEX कपिल साहब, इसमें आज एक वो आया था, सेल्स का अपडेट जो होता है, किस तरह के प्रोडक्शन के नंबर थे, किस तरह का अपडेट था। तो वो अपडेट के टाइम पर बीच में कुछ रिएक्शन ज़रूर आया था स्टॉक में, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा ढीला ही चल रहा है अभी। ऑब्वियसली बात है, वो स्प्लिट वो एडजस्टमेंट हुआ है बोनस का, और वो बोनस के एडजस्टमेंट के बाद जो स्टीम है वो ईज आउट हो रही है, यानी कि जो तेज़ी बोनस से पहले पकड़ी थी एक तरफा, वो थोड़ा थोड़ा संभल रहा है। संभलने दीजिए, ईज आउट होने दीजिए, स्टीम निकलने दीजिए, वापस कंसोलिडेट करेगा, कुछ समय नीचे मिलेगा, फिर आप देख सकते हैं। एक ही कंसर्न है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, एक बोनस आने के बाद इक्विटी डाइल्यूट हो गई है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ कर आएगा, तो EPS वाइज नीचे होगा और PE वाइज थोड़ा ज़्यादा होगा। इसीलिए बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब ये नीचे आएगा तो वो PE एडजस्ट होती है कि नहीं। अगर वो एडजस्ट होती है तो आप ज़रूर एंटर करें, वरना थोड़ा रिस्की मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो बड़ी तेज़ी बाद वो किस लेवल तक नीचे एडजस्ट होता है, उसको देखकर ही आप कोई कॉल यहाँ पर लीजिएगा। ओके, आर्ट्सन इंजीनियरिंग एंड BL कश्यप दोनों अवॉइड करिए पटेल साहब, चाहे आर्ट्सन भी चाहे BL भी। बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं, माइक्रो कैप, मिड स्मॉल कैप या बेटर स्मॉल कैप में जाने की बजाय आप मिड कैप के अच्छे नाम जब धुलाई में नीचे मिल ही रहे हैं तो उनको पकड़ लीजिए। क्यों एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं इन स्टॉक के साथ? बहुत अच्छी इसी सेक्टर की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अवेलेबल हैं, उनको आप तलाश लीजिए। लीडर से चले जाइए, धुलाई हो ही रही है बाजार की, तो वो सेक्टर एटलीस्ट कम धुए जाएंगे, और अगर टूट भी गए तो वापस जल्दी घूम के ऊपर आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनमें। तो इसलिए ऐसी कंपनी को तलाशी, इनमें आप मत जाइए जो रिस्की बैठो एटलीस्ट अभी के लिए। ओके, पूरा पोर्टफोलियो लाल है, क्या करें? शबीर साहब और ख़रीदारी करिए, अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है। नहीं करता तो वेट करिए, यही दो चीज़ें आप करेंगे और क्या करेंगे। बिकवाली करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छी कंपनियां हैं, नीचे मिल रही हैं तो और ख़रीदारी करिए। अच्छी कंपनियां हैं और आपके भाव पर हैं, वेट कर लीजिए। बुरी कंपनियां हैं तो तेज़ी का वेट करिए, निकल जाइए। और अगर आप नहीं अभी खरीद सकते तो सिर्फ बने रहिए, क्या दिक्कत है? बाजार कहीं बंद नहीं हुआ जा रहा है और यही कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो काम पे फोकस करिए। वापस थोड़े में ऊपर आ जाएगा, फिर देखेंगे क्या करना है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। IFCI 20 रुपये पर। मीनाक्षी जी, तेज़ी आज देखी थी मैंने IFCI में, अवॉइड ही करिए। कारोबार इनका कुछ खास है नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाते हैं हमेशा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में भी वो कारोबार अलग अलग यूनिट्स के अंदर है और अलग अलग चीज़ों के अंदर है। उसमें से कितनी वैल्यू ये निकाल पाएंगे, कितना नहीं, भी कहना मुश्किल है। तो ये सीजनल स्टॉक है। एक बार ये 3 रुपये होता था, फिर 9 रुपये गया, वहाँ से 27 रुपये तक भी गया, फिर टूट के नीचे आ गया, फिर दोबारा मोमेंटम पकड़ा। तो ऐसे स्टॉक में मोमेंटम में ही आप निकलने की कोशिश करिएगा, वही सबसे अच्छा तरीका होता है। सरकारी है और अच्छी वैल्यू है, इसमें अगर तलाश के आप निवेश करना चाह रहे हैं तो अवॉइड करिए। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आज देखी, एक ऑयल इंडिया, EIL और वोकहार्ट, ये 3 ऐसे स्टॉक हैं जो इस पूरे साल में बिल्कुल चले ही नहीं हैं। तो इस तरह की 2 सरकारी कंपनियां जिनमें, तो ज़रा ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा इन्वेस्टमेंट के नाम पर। यानी कि अगर उन कंपनियों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत है, इस चीज़ को देखकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी के लिए एटलीस्ट अवॉइड करिए। 20 ईयर के लिए कौन से स्टॉक अच्छे हैं? दास साहब, इसमें बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब है। मतलब देखिए, बाजार तो कोई नहीं जानता आगे कैसे काम करेगा, अगले 20 साल कैसे होने वाले हमें भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो कंपनी पिछले 20 साल में लगातार 20% 30% की ग्रोथ देती आ रही है प्रॉफिट में, वो आगे भी ग्रो करेगी। तो अब तक जो उसके लीडर रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट, पीडीलाइट, HDFC बैंक एंड लिमिटेड, TCS, इन्फोसिस, HUL, या मिड कैप में भी कुछ नाम हैं जैसे कजारिया है, ये वो कुछ कंपनियां जो कि पिछले कई सालों में अपनी ग्रोथ को मेंटेन करे हुए हैं और उसी को ही वो ट्रेजेक्ट्री को बरकरार रखे हुए हैं। तो उन्हीं कंपनियों को आप देखिए, उन्हीं में एंटर कर जाइए अगले 20 साल के लिए भी। लेकिन अब 20 साल के लिए कोई भी स्टॉक को अगर आप चुनते हैं, कोई भी XYZ, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में उनकी सिचुएशंस को आप ज़रूर रिव्यू करते रहिए, क्योंकि सिचुएशन हर मिनट बदलती है। तो 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लंबा समय आपने दे दिया, उसके बाद अगर बदल रही है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना उनमें। लेकिन अगर हर मिनट ही उनकी सिचुएशन बदल रही है तो बात अलग है। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो 20 साल पहले हीरो थे, आज नहीं है। तो ऐसे मतलब यूनिटेक जैसी कंपनियां भी हैं जो 20 साल पहले निफ्टी का हिस्सा होते थे, या सुज़लॉन निफ्टी का हिस्सा होते थे, आज नहीं है। BHEL निफ्टी का हिस्सा होता था, आज नहीं है। तो सिचुएशन कोई एक दिन में नहीं पलटती है, हमें पता है एक दिन में चलती है, पलट तो धीरे धीरे रही होती है। तो ज़रा उसका ध्यान रखिए और उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। 20 साल के लिए अच्छे कंपनियों को चुनिए और थोड़े थोड़े दिन में उनको रिव्यू करते रहिए। ओके,
अदर केमिकल, टाटा एलेक्सी वर्सेस टाटा एलेक्सी। सर टीसीएस और टाटा एलेक्सी में ज़्यादा बेटर ऑब्वियसली वाला टीसीएस ही होगा, क्योंकि भैया देश की नंबर 1 कंपनी है आईटी के हिसाब से, तो बड़ा हाथी है, आराम से चलता है, लेकिन चलता ज़रूर है। दूसरी तरफ आता है टाटा एलेक्सी, वो भी बढ़िया हाथी बन रहा है, तो मेकिंग है अभी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी उसकी मार्केट कैप और टीसीएस मार्केट में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक बड़ी तेज़ी टाटा एलेक्सी दिखा चुका है। इक्विटी साइज छोटा है, इसलिए लगता है टाटा एलेक्सी चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी है, इसलिए लगता है टीसीएस है। और सेफ साइड पे तो ऑब्वियसली वाला टीसीएस ही है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप किस साइड अपना पक्ष बैठाना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से कॉल ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक न्यू बाइंग करना में कौन सा लेवल पर बाय करूं? अल्पेश साहब, आज एक ब्रोकर ग्रुप में बात तो हो रही थी आईसीआईसीआई बैंक की कि यहीं से बाय कर सकते हैं सर, लेकिन एक उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेवर दिया कि इस पूरे वीकेंड में फिनटेक कंपनीज को लेके बहुत सारे ब्रोकर हाउसेज ने रिपोर्ट जनरेट की हैं, और बैंक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, मोतीलाल ओसवाल की, सीएलएसए की। तो उस हिसाब से लग रहा था कि या तो सर्किट ही लग जाना चाहिए जिस तरह की ग्रोथ थी, लेकिन उल्टा सप्लाईज आ गई। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एचएनआई एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन इतना लंबा नहीं है तो आपको टेक्निकल वालों को समझना होगा, उनको बात करना होगा, वो आपको ज़्यादा बेटर लेवल जोन जो है खरीदारी का वो बता पाएंगे। ओके, ज़ोमैटो, मित्तल साहब, पहले भी मेरा एक ही मत था और आज भी मेरा वही मत है कि कोई भी कंपनी जो लॉस मेकिंग है या नॉमिनल प्रॉफिट मेकिंग है, उसको 1.25 लाख करोड़ की वैल्यू मिलनी चाहिए या नहीं, ये थोड़ा सा मेरा मत था कि मुझे सही नहीं लगता। तो मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे कोई उसमें वो नहीं है सेकंड थॉट, लेकिन अगर ज़ोमैटो ही मुझे लेना है तो पिज़्ज़ा हट में क्या प्रॉब्लम है, डोमिनोज में क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट मार्केट दिख तो रहा है, प्रोडक्ट बिकता हुआ, मार्केट शेयर तो डोमिनेट कर ही रहे हैं। सेम बिजनेस है उनका भी ऑलमोस्ट, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो भी प्रोडक्ट ही सप्लाई करते हैं, वो अपना करते हैं, वो सबका करते हैं, ये अंतर है बस दोनों में। तो ज़ोमैटो सही है, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे आ जाए। अभी तो 2-3 क्वार्टर आएंगे, 1-2 साल के नंबर आने दीजिए, भागा तो जा नहीं रहा कहीं, कल फिर तो परसों फिर आ जाएगा। अगर अच्छा नंबर होगा तो 350 हो जाएगा, खराब नंबर होगा तो 80-85 रुपये आ जाएगा। तो दोनों में से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तब इसमें कॉल ले ली जाएगी। ज़्यादा बेटर नहीं है अभी ज़ोमैटो क्यों जाना, बाकी दुनिया बैठी उनमें चलते हैं। ओके, छोड़ा इन्वेस्ट ऑल मनी इन टाटा ग्रुप, ये कोई लॉजिक नहीं है सर कि सिर्फ टाटा ग्रुप क्यों। एचडीएफसी ग्रुप खराब है, रिलायंस ग्रुप खराब है, बिरला ग्रुप खराब है। आप अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि हर सेक्टर की एक लीडर अलग अलग ग्रुप से आ रही है। ऑयल एंड गैस मेजर रिलायंस, आईटी मेजर टीसीएस, ऑटो मेजर मारुति, वो अलग ग्रुप, सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक, आदित्य बिरला ग्रुप, एफएमसीजी जाइंट एचयूएल, वो भी अलग है। उसके अलावा आप बजाज ऑटो, 2 व्हीलर मेजर, हीरो ग्रुप 2 व्हीलर मेजर। तो हर ग्रुप से एक अलग कंपनी आ ही रही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही ग्रुप में सारा पैसा डालना ठीक है। सबके लीडर ढूंढ सकते हैं आप, और सब में ही अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, तभी उनको इतने बड़े ग्रुप बने हैं वो, तो उनको आप तलाशिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि नहीं सारा ट्रस्ट आपका टाटा पे ही है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, वो तो आपकी कॉल है। ओके, लास्टली यस बैंक सर, आज सुबह ही मैनेजमेंट को सुन रहे थे सुमैया साहब, बहुत कुछ तो पॉजिटिव टिप्पणी नहीं आई है। मोमेंटम बेस्ड आप लेना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म नंबर्स को प्रूफ करने दीजिए, फिर उसके बाद ज़्यादा बेटर कॉल रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा विकल्प है, कोटक एक अच्छा विकल्प है, उनको आप तलाश लीजिए अगर आप बैंक्स में ही जाना चाहते हैं तो। ओके, टाटा कम्युनिकेशन भारती फॉर फ्रेश एंट्री, टाटा कॉम हाँ कर सकते हैं, भारती ना अभी मत करिएगा, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। नीचे मिल जाए दोनों में आप कॉल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज मुझसे सवाल पूछे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।